अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब हवा में आ गई है। ज़मीन यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलते हुए अब बात जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश में क्रेडिट लेने के लिए एक अलग किस्म की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो लखनऊ के रास्ते और एयरपोर्ट के वास्ते आज हम इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के भीतर सियासी माहौल है। बहन भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को महज बहुत थोड़ा सा वक्त बचा हो, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति अब हवा में आ गई, आकाश में आ गई है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिन पहले ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, लेकिन अब बात एक्सप्रेसवे से आगे बढ़कर एयरपोर्ट तक आ गई है। जेवर एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट होगा, जिसको ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना रहा है, यानी स्विट्जरलैंड की कंपनी इस एयरपोर्ट को बनाने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 साल के भीतर जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा और यहाँ यात्री उड़ानें भी, इसके अलावा कार्गो सर्विसेज भी और मरम्मत के काम भी जहाज़ों के यहाँ पर किए जाएंगे। तो जेवर एयरपोर्ट बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका आगरा, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी खंडों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की दूरी 72 किलोमीटर है। महज इतनी दूरी के भीतर एक और एयरपोर्ट बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। 2011 में मायावती ने इसकी परिकल्पना की थी, बात आगे बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद की बात ये मामला ठहरा रहा। जमीनों का कुछ अधिग्रहण हुआ, लेकिन अब जाकर इसका टेंडर भी फाइनल हुआ इस सरकार में और अब भूमि पूजन भी हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 सालों में ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाकर यूपी के मतदाताओं से वोट लिया जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और क्या उत्तर प्रदेश में इस बार वाकई में विकास की राजनीति होने वाली है, डेवलपमेंट मॉडल की पॉलिटिक्स होने वाली है, और क्या ये उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ नैरेटिव है। इस भूमि पूजन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की है। विपक्ष के पास इसका जवाब क्या है। आज मायावती ने कहा कि ये एयरपोर्ट तो उन्होंने सोचा था, उन्होंने आगे भी बढ़ाया था। अखिलेश यादव भी इस एयरपोर्ट को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने इस एयरपोर्ट को कैंसिल करने के लिए बाकायदा पत्र भी लिखा था। अब एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो निश्चित तौर पर ये नोएडा और आसपास के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि नोएडा और इस क्षेत्र में अपना एक एयरपोर्ट होना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये डेवलपमेंट का एक बड़ा सिंबल होगा और लोगों को आसानी होगी, बजाय दिल्ली उतरने के वो जेवर एयरपोर्ट उतरेंगे, जिन्हें भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में जाना है। उम्मीद है कि आगरा के लिए भी अच्छा ट्रैफिक आकर्षित करने में ये एयरपोर्ट कामयाब होगा। लेकिन क्या ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीत और हार तय करने वाला है? जवाब असमंजस भरा हुआ है, क्योंकि मतदाता भी ये देख रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या है। कौन एक्सप्रेसवे ला रहा है, कौन एयरपोर्ट ला रहा है, कौन ज़्यादा रोजगार धंधे ला रहा है, और कौन अपनी अपनी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और किसका चरित्र डेवलपमेंट के मामले में कैसा है। इन सब विषयों पर जनता की बहुत ही तेज नज़र है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होते ही अपोजिशन ने बीजेपी पर हमला भी बोला और जेवर एयरपोर्ट को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए। तो बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां किसान आंदोलन की वजह से वो काफ़ी राजनीतिक तौर पर घिर चुकी है, उसके पास शोकेस के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है। तो क्या जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उपलब्धि है, या फिर गन्ना का मुद्दा उसका पीछा करेगा? क्या गन्ना का मुद्दा जिन्ना की वजह से पार लग जाएगा, या फिर जेवर एयरपोर्ट बीजेपी का श्रृंगार करने में कामयाब होगा? हम आज इस विषय पर बहुत खुलकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उड़ान सियासी है। कुछ बयान सुनिए। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर
तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया, सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। तो इस एयरपोर्ट से क्या नोएडा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने वाली है? जवाब अभी आना बाकी है, क्योंकि इसके पहले आगरा एयरपोर्ट भी बना। आगरा एयरपोर्ट हालांकि मिलिट्री एयरपोर्ट है, लेकिन उसका वो ऑपरेशनल है, लेकिन वो आगरा के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया। इसके पहले पिछली सरकार में आगरा और फिरोजाबाद के बीच एक एयरपोर्ट बनाने की बात थी, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली और वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने की स्थिति भी नहीं आई और वो कागजों फाइलों में ही दबकर रह गया, जिसका जिक्र आज अखिलेश यादव ने भी किया। तो आज की डिबेट में मेरे साथ राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजकुमार भाटी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अच्छी बात यह है कि ये नोएडा के हैं तो ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या मामला है। धर्मवीर चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। इनको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि इनकी पार्टी का ये क्लेम है कि 2011 में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट इन्होंने किया था। सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी भी, मनीष सिंधवी जी भी मुझे इस डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो जेवर एयरपोर्ट के बहाने राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी अपने श्रृंगार में लग गई है, तो क्या ये मैं मानूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है? देखिए ब्रजेश जी, डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं ये आज जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन से साफ स्थापित हो जाता है। इसकी कहानी वर्ष 2001 से शुरू होती है, जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और इसका प्रपोजल करते हैं। वर्ष 2003 में इसका प्रपोजल एक्सेप्ट केंद्र के द्वारा किया जाता है और फाइल आगे बढ़ाई जाती है। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी चली गई और उत्तर प्रदेश में उसके बाद हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो फिरोजाबाद और आगरा के बीच में कहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन मायावती जी चाहते कि थी कि नहीं नहीं ये मामला जेवर में ही होना चाहिए। लेकिन यूपीए सरकार की ये दोनों बैसाखी थी, एक बैसाखी चाहती थी कि यहां होना चाहिए और एक बैसाखी चाहती थी वहां होना चाहिए, और इस खींचतान में उत्तर प्रदेश इस एयरपोर्ट से मरहूम रह गया। वरना 10 साल पहले ये एयरपोर्ट आ गया होता उत्तर प्रदेश, और अगर 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट आया होता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर कुछ भिन्न तरह की होती। इस एयरपोर्ट के बनने के कितने बड़े मायने हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए केवल महत्वपूर्ण नहीं है, यह आज देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश का ही नहीं, एशिया का आज सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने के लिए जेवर की जमीन का चयन हुआ है। दुनिया का चौथे नंबर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जी, मुझे आप बताइए, 5 साल हो गए आपकी सरकार को, 5 साल आप कंप्लीट करने जा रहे हैं काम होगा, और अभी आप भूमि पूजन के स्टेज पर हैं। देखिए 2017 में जब सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बनी तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड का गठन किया। उसके बाद बनाने के बाद जमीन की अधिग्रहण करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। हम अखिलेश यादव जी की तरह कागजों में एक्सप्रेसवे नहीं बनाते हैं कि कागजों में एक्सप्रेसवे बना दिया या अपने हिसाब से जिसमें हमारा लाभ हो जाए। हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकार का रेवेन्यू बच सके, जनता के टैक्सेस की गाढ़ी कमाई उसका हम न्यूनतम उपयोग करके अधिकतम लाभ जनता को दे पावे। इसके लिए थोड़ा सा समय लगा और कोरोना काल के कारण भी कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां आई हैं, कुछ समस्याएं आई हैं, कुछ लिटिगेशंस के कारण भी कुछ समस्याएं आई हैं। आपको लगता है कि इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के नाम पर आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट मिलेगा? देखिए ये एक भ्रम जो अभी तक फैलाया जा रहा था बहुत दिनों से, आज इस कार्यक्रम ने इस भ्रम को भी तोड़ देने का काम किया है। भ्रम फैलाया जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है, भ्रम फैलाया जा रहा था कि जाट लैंड में जाट भाजपा से नाराज है, लेकिन आज उसी जाट लैंड में, उसी पश्चिम में किसानों का इतना अभूतपूर्व सम्मेलन, इतनी बड़ी संख्या में आज वहां लोग दिखाई पड़ रहे थे। आज होश फाख्ता थे अखिलेश यादव जी के भी, मायावती जी के भी, और सब इसलिए आज इसका अपना अपना श्रेय देते। लेकिन मैं सुबह से तलाश रहा था, आज ये लाल टोपी गैंग जो है ना वो छुट्टी पर थी।
आज एक बार भी नहीं दिखाई पड़े। वरना ये लाल टोपी गैंग जो है, लाल टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के अब तक जेवर पहुंच गई होती कि ये प्रोजेक्ट तो अखिलेश यादव जी का है और इस प्रोजेक्ट का अनावश्यक भूमि पूजन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। लेकिन आज लाल टोपी गैंग छुट्टी पर थी, आज कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। मायावती जी जरूर निकल करके सामने आ गई और मायावती जी ने कहा हमारा प्रोजेक्ट था। अरे यूपीए की सरकार में दोनों की पैसा क्यों नहीं बन पाया? भाटी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर नोएडा, जहां से आप कनेक्ट हैं इस वक्त मेरे साथ, उसको एक बड़ी सौगात मिली है। भूमि पूजन आज फाइनली जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हो गया। खुश हैं आप? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति को कितने निचले स्तर पर लेकर गिरा देना चाहती है गड्ढे में, ये राकेश जी की भाषा बता रही है। लाल टोपी गैंग विपक्ष के लिए अगर इतनी अभद्रता की भाषा ये प्रयोग करते हैं तो इनके मन में लोकतंत्र की कितना सम्मान है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं इनका सम्मान से ही नाम लूंगा, इनकी पार्टी का भी, इनका भी। और अब मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि पश्चिम में इनको वोट मिलेंगे, पश्चिम में जीत जाएंगे। इस एयरपोर्ट की वजह से जिला गौतम बुद्ध नगर में तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है, इस एयरपोर्ट की वजह से। कारण देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र में 2 गुना दिया जाएगा सर्किल रेट का। इन्होंने इस एयरपोर्ट के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जमीन एक्वायर की, ये इंटीरियर के गांव में, दूर दराज के, इनमें सड़कें तक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इनको शहर घोषित किया कि जिससे कि किसानों को दुगना मुआवजा देना पड़े, किसानों की हकमारी की जा सके, उनके पैसे को हड़पा जा सके। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई बार जेल गए हैं, पुलिस उन पर लाठियां चलाती है। इनके नेता मुंह छिपाते फिर रहे हैं, किसानों से मुकाबला करने की उनकी हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, 8 गांव इस एयरपोर्ट के लिए उठाए जाने, जिनमें से 5 उठाए जा चुके हैं। 5 गांवों के 3000 परिवार आज तिरपाल के नीचे रहने को विवश हैं। उनके बच्चे धूल में, मिट्टी में रह रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में तिरपाल के नीचे, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उनके लिए मकान बना के नहीं दिए, गांव में बुलडोजर लगा के मकान गिरा दिए गए। और जिनको जमीन जो दी गई है, बदले में प्लॉट दिए गए हैं। जिसका 2000 मीटर का मकान था, उसे 200 मीटर जगह दी गई है, 150 मीटर दी गई है, 100 मीटर दी गई है, 50-50 मीटर के प्लॉट भी दिए गए हैं। गांव का आदमी 50 मीटर के प्लॉट में कैसे रह पाएगा? और जहां पर जमीन दी गई है वहां शर्तें लगा दी गई हैं कि आप भैंस नहीं पाल सकते, गाय नहीं पाल सकते। ये देहात के लोग हैं, ये कोई इंजीनियर नहीं है, ये कोई डिग्री लेकर नहीं आए। ये तो भैंस पाल के, पशुपालन करके, दूध बेच के अपना गुजारा करते हैं। इन 8 गांवों को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीन सरकार ने किया है, जन विरोधी सरकार ने किया है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें तो ये हारने वाले हैं। आज जो प्रधानमंत्री की रैली हुई, जिसकी शेखी बघार रहे हैं मेरे मित्र राकेश त्रिपाठी जी, उस रैली में जिला गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन का एक-एक अधिकारी, एक-एक कर्मचारी की जिम्मेदारी लगाई गई है। तहसीलदार ने तमाम पटवारियों को गांव में भेजा है। सरकारी बसें सारी जब्त कर ली गई, जो अंडर रोडवेज बसें चलती हैं वो जब्त कर ली गई। उन बसों को रैली के लिए लगा दिया गया, सवारियां भटकती रहीं बसों के अभाव में। तहसीलदारों ने, लेखपालों की ड्यूटी लगाई। लेकिन कैसे भी स्थिति हो, कुछ भी हो, आज भारी भीड़ जुटा के इन्होंने अपनी ताकत तो दिखा दी। नहीं, भारी भीड़ तो नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ तो नहीं थी रैली में। उससे ज्यादा तो अखिलेश यादव की रैलियों में आ रही हैं। और अखिलेश यादव से कितने घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग के एयरपोर्ट की चर्चा भी करेंगे तो उसमें अखिलेश यादव को बीच में लेके आएंगे, अखिलेश यादव पर निशाना साधेंगे। इतने भयभीत हैं अखिलेश यादव की रैलियों को देख के, और उनके साथ जो जनमत खड़ा हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो रही है, ये इतने भयभीत है कि निशान आप तो पहले बता रहे थे कि गुर्जर बहुत नाराज है, जाट बहुत नाराज है। आज तो मैंने देखा कि गुर्जर लोग खड़े होके मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ब्रजेश जी, कम से कम 100 जगह पे पुलिस लगाई है, गांव को घेर लिया पुलिस ने, लोगों को घरों से निकलना नहीं दिया, हाउस अरेस्टिंग की गई है। 10 जगह किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। नोएडा में, नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के सामने पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। उन किसानों को रात को 2 बजे विरोध हवा में उड़ गया। भाटी जी देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी। ब्रजेश जी, आपको जानकारी दे रहा हूं, शायद आपको जानकारी ना हो, आप अपने नोएडा के रिपोर्टर से कंफर्म करें। रात को 2 बजे बसें लगाकर, पुलिस लगाकर, उनको बसों में भर भर के गाजियाबाद पहुंचा दी गई, पुलिस लाइन में, दूसरे जिले में। ये ऐसी रैली हुई है जैसे कहीं जर्मनी में किसी हिटलर की रैली हो रही हो। तानाशाहीपूर्ण रैली, पुलिस के दम पर लोगों का उत्पीड़न करके, दमन करके, भय दिखाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिना पुलिस मैं के धर्मवीर रैली तक चौधरी नहीं जी कर को पा रहे। आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाई चौधरी जी, आज
नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हो गया। आपको तो इसके लिए खुश होना चाहिए। ब्रजेश जी, मुझे जरा 10 सेकंड दीजिएगा फालतू, क्योंकि डेवलपमेंट का जो खाका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश और खासकर नोएडा के लिए जो सोचा था और किया था, मैं जरा विवरण समेत उसका आपको बताता हूं। ये जो जेवर एयरपोर्ट है, इसकी डीपीआर से लेकर के केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन में किया था, जो केंद्र सरकार ने जिस पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद में ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है, ये जेवर का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। नोएडा से आगरा तक इनके फाइटर प्लेन कब उड़ेंगे, यहाँ पर प्लेन कब उड़ेंगे, लेकिन हमने अपनी सरकार में यमुना एक्सप्रेस वे बना करके फाइटर प्लेन उड़ा करके ये देश को बता दिया था कि देश में सबसे पहला एक्सप्रेस वे अगर कोई बना रहा है तो वो हमने बनाने का काम किया। फार्मूला 1 रेस भारत में पहला ट्रैक नोएडा में हमने बिछाने का काम किया। इस प्रदेश में इस नोएडा के अंदर मेट्रो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में आई। हमने विश्व नहीं, उसको मुलायम सिंह जी के शासन में आई गौतम थी। बुद्ध आपने विश्वविद्यालय उसका एक्सटेंशन बनाने का किया। काम हमने किया। अरे सर, ये नोएडा में जो मेट्रो आई है हमारी वजह, हमने हमारे समय में आई। हाँ, नहीं, और नोएडा में गौतम मेट्रो बुद्ध मुलायम सिंह जी के विश्वविद्यालय, टाइम आई थी, मायावती जी ने उसका एक्सटेंशन किया था। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। नोएडा सेक्टर 30 में विश्व स्तरीय हॉस्पिटल का निर्माण करके मरीजों को सुविधा देने का काम हमने किया जी। इस नोएडा के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में तो आज गगन भूमि चूड़ी पूजन हुआ है इमारतें, तो फिर आपको जो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो संघाई अगर लंदन भूमि पूजन हुआ और है तो पेरिस आपको से भी अप्रिशिएट बड़ी थी, करना चाहिए। वो हमने देने का काम किया। दलित स्मारक बना करके हमने करोड़ों रुपए के राजस्व को सरकार को दिलवाने का काम किया। इस अरे मैं नोएडा की नोएडा उपलब्धियों के पे नहीं अंदर गया हूं, जो मैं ये पूछ रहा हूं कि अरे आपको सर, तो आज खुश होना चाहिए। मैं ब्रजेश जी उसी बात पे आ रहा हूं मैं आपकी। ये 3 साल से सरकार कहां से हो रही थी? उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार 4 साल से कहां से हो रही थी? अब तक तो ये नोएडा का जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट 75% कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन योगी जी को और मोदी जी को डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इनके हाथ से जमीन खिसक रही है, इनकी जमीन दरक रही है, तो ये काले कानून वापस ले रहे हैं। आनन फानन में शिलान्यास खेल रहे हैं। ये यहां शिलान्यास करने आ गए। 4 गांव के लोगों को बंधक बना करके ये गाजियाबाद की पुलिस लाइन में बंधक बना लेते हैं, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। मुआवजे का केस हाईकोर्ट इलाहाबाद जा चुका है। ब्रजेश जी, इनके शासन में ये राम नाम की लूट है। लूट ओके, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुची विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद धर्मवीर जाएगी जी। छूट। आपने फालतू टाइम मांगा, मैंने फालतू टाइम भी दिया आपको। सुची विश्वास जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुची जी, बहुत स्वागत आपका। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना चलेंगे। हालांकि आज जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में जिन्ना भी आए थे, जिन्ना की चर्चा हुई थी, सॉरी। और मसला है कि एयरपोर्ट भी भूमि पूजन हो गया है, तो काफ़ी कुछ तो है बीजेपी के पास वहाँ पे। जी, पहले तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक प्रधानमंत्री जी की महान सामंजस्य से, भारतीय जनता पार्टी की असीम कृपा से अडानी साहब एशिया के रिचेस्ट आदमी हो गए हैं। अडानी एयरपोर्ट भी उन्हीं का है, आप भी लखनऊ में ही रहते हैं, अडानी का ही सेब भी आप खा रहे होंगे। लोगों के जेवर बिक गए इस कोरोना काल में, और ये जेवर एयरपोर्ट बनाकर अपना लॉन्च पैड बना रहे हैं। और जिन्ना इसलिए आए थे क्योंकि जिन्ना और ये कोरोना के पलायन और शमशान और कब्रिस्तान के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धियां ही क्या हैं। ये तो लैक ऑफ लीडरशिप और पेंडेमिक के फेल्योर के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ये तो चना चावल देकर किसी तरह अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। और जो ये 9000 लोग विस्थापित हुए लैंड के एक्विजिशन के बाद, उसमें से 1000 आदमी जो टेंट और रेंट पे रह रहा है, जो अभी भाटी साहब ने बताया, बसों में भर भर के अगल बगल के जिलों में शिफ्ट हुआ और एक नाजी तरीके से अपनी रैली ऑर्गेनाइज करी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं किया, लेकिन लैंड यूज को चेंज करने के बाद मुआवजा ग्रामीण आधार पर, और वो जो 1000 मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, उसके बाद अपना पीठ खुद थपथपाना और अपनी आके खुद बातें करना,
तो जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है हम वही तो देख रहे आज हैं। भूमि पूजन हो गया है, कल एयरपोर्ट भी बन जाएगा, आपको तकलीफ क्यों है? नहीं, तकलीफ की क्या बात है भाई आज भूमि पूजन कर दिया ना। नहीं, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। ये तो नाम बदल देते उतने में ही सारा काम हो जाता है। उपलब्धियों के लिए इनके पास है क्या? 70 बरस का 7 बरस में बेच रहे हैं। केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का नाम बदलना और प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार की योजनाओं का नाम बदलना, तो कुछ करने की आवश्यकता क्या है? यूं ही बाबा जी क्रांति ला रहे हैं, तो जब कुछ करेंगे तो बेशक दिखेगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं पर रहा। एयरपोर्ट के मसले पर जिन्ना को लाना के ठीक लगा आपको? राकेश त्रिपाठी या उनकी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता इनका आधार है, डिविसिव पॉलिटिक्स से ही इन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया है। तो ये जिन्ना, कब्रिस्तान और शमशान के अलावा इनकी उपलब्धियां ही नहीं है। ये अयोध्या में दीपदान करने जाएंगे, वहां भी शमशान की बात करेंगे। अगर ब्रज में फगुआ छोड़ दीजिए, 33 करोड़ का दिया छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा तो वही फिर नाइजीरिया से बह के जो लाशें आई थी, जो रामनामी उठाई गई थी, जो ऑक्सीजन के लिए लोग लाइनों में लगे थे, जो उत्कृष्ट नागरिकों पद्मश्री सम्मानित योगेश प्रवीण साहब को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, और जो ये रोजगार देते हैं, मालूम चलता है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही ट्वीट किए थे, कलेक्टर बनाए थे, और खुद ही पता चलता है कि वो फर्जी ट्वीट थे। नोएडा भी, ये जो एक्सप्रेस, ये नोएडा के भी अखबार उजाला ने लिखा कि भाई 7.5 लाख रोजगार डेवलप होगा। फिर एक और न्यूज आई कि भाई 1 लाख रोजगार होगा। फिर पता चला 5,50,000 रोजगार होगा। तो ये तो इनका तो सोचना ही है कि बिग प्रॉमिसेस, एब्सोल्यूट मैंडेट, उसके बाद गायब। कट कॉपी पेस्ट एंड कट कॉपी पेस्ट एंड फोटोशॉप। ओके, अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी। अब तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको काउंटर करने के लिए आपकी ये जो जोड़ी बनी है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, जिसको ये लाल टोपी गैंग अभी बता रहे थे, अच्छी बात यह है कि हरे वाले को मिक्स नहीं किया, आप वाले को इन्होंने, वरना ये कहते कि लाल और हरा गैंग कह सकते थे, लेकिन इन्होंने खैर आपको बख्श दिया कि आपका नाम नहीं लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह का एयरपोर्ट का भूमि पूजन पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके कैलकुलेशन को प्रभावित करेगा? देखिए ब्रजेश जी, जब चौधरी साहब नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उनके समय इसका प्रस्ताव आया था। उस अच्छा, आपको भी क्रेडिट चाहिए? नहीं, क्रेडिट क्या, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जान ही रहे थे कि चौधरी अजीत सिंह जी इसका प्रयास कर रहे थे कि वो जेवर में एयरपोर्ट बन जाए। और फाइल भी उस समय चली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ज़मीन का प्रबंध उस समय नहीं हो पाया और ये बात चल गई। लेकिन 2014 से इनको 7 वर्ष लग गए भूमि पूजन करने में। और राजकुमार भाटी जी ने अभी जो बात बताई कि आप भूमि पूजन भी कर लिए, आपने भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया और इस देश के किसानों के साथ एक बार फिर विश्वासघात किया। एक बार फिर किसानों को जो है की ज़मीन को शहरी बता करके उनको मुआवजा जो है आधा दिया। तो आप एयरपोर्ट भी बना रहे हो और देश के लोगों को कह रहे हो कि इससे लाभ होगा, और देश के किसानों को सबसे पहले आपने नुकसान पहुंचाने का काम किया। देश का के किसान को, वहाँ के किसान जो है आज भी टेंट में रह रहे हैं। तो आप उनकी लड़ाई लड़िए, 4 गुना मुआवजा दिलाइए। नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो किसान के लिए, हमारे अलावा लड़ कौन रहा है? किसान के लिए चौधरी जयंत सिंह जी लड़ रहे हैं। और एयरपोर्ट की भूमि पूजन के लिए 20 जिलों में सरकारी बसें लगाई गई ब्रजेश जी। कितना? 20 जिलों से आदमी बुलाए गए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में सरकारी बसें भेजी गई। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ और उसको लगा करके भीड़ बुलाई गई। और उसके बाद क्या बात हुई कि आप भीड़ जुटाएं तो स्वाभाविक भीड़, और ये बुलाएं तो सरकारी भीड़। जो रैली हुई थी उसका मुकाबला तब भी नहीं हो पाया। ओके, सुने 7 तारीख को आप लोग कोई रैली करने जा रहे हो? की जो सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, दुबे जी आ रही है। दुबे जी सुन तो लो जी। 7 तारीख को सुना आप लोग मेरठ में कोई रैली करने जा रहे हैं? मेरठ में दबथुआ में हमारी रैली है। मेरठ में दबथुआ में रैली है। इससे ज्यादा भीड़ लाओगे? वो बढ़कर के 7 को हो गई। अच्छा सुनो तो, इतना गुस्सा अपनाए काहे हो? सुन तो लो, गुस्से की बात नहीं हो रही है। गुस्सा मत करो, हम जब भी यहाँ किसानों के साथ अन्याय होता है तो हमें गुस्सा आता है। किसानों के साथ एक बार फिर आपने चल करने का काम किया। 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे थे। मैं किसानों के लिए जान दे सकता हूँ, आप कैसी बात करते हैं? किसानों के शहीद होने का किसानों के लिए हम जान भी दे सकते हैं, आप कैसी बात करते हैं दुबे जी? मैं तो सिर्फ ये आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आज बीजेपी की टक्कर की भीड़ ला पाओगे 7 तारीख को? नहीं, बीजेपी सोच समझ कर जवाब देना। मुजफ्फरनगर की रैली से टक्कर कर ले। हमने कोई सरकारी संसाधन नहीं लगाए थे। चरथावल में अभी रैली हुई थी, कितनी बड़ी रैली हुई थी। 7 तारीख वाला बताओ। उत्तर प्रदेश, अरे रैलियां, वहां तो भीड़ उमड़ रही है, वहां तो लहर चल रही है। वहां के लोग, वहां के किसान, वहां के लोग नाराज हैं। वो अपनी आमदनी उनकी दोगुना नहीं हुई है। किसकी तो लहर चल रही है? आमदनी दोगुनी होते देखना चाह रहे हैं। उनको उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होने जा रहा है, इससे आपको किसी ने कह दिया कि डिबेट में जाइए, जोर जोर से गुस्सा करिए। नहीं, हम कोई गुस्सा थोड़ी कर रहे हैं। और सवाल मत सुनिए एंकर के। नहीं, हम किसी ने पक्का समझाया? हम अपनी बात कह रहे हैं।
भाई किसानों के साथ आप अन्याय मत करो ना। तो ये बता दो कि किसानों 7 को उनका तारीख मुआवजा दे दो। ये चुनौती और आप कबूल है? एयरपोर्ट बना जेवर की चुनौती कबूल है भीड़ की? एयरपोर्ट बना के आपको देना ही तो है, किसी न किसी को फिर दे दोगे, जैसे अन्य एयरपोर्ट बेचे इसको भी ओके, बेच दोगे। मनीष सिंघवी जी, आप मुझे बताइए कि क्या एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, डेवलपमेंट और काम बोलता है के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या वाकई में ये अनोखी बात होगी, नहीं हम तो या बाद में पिच कोई और चुनी जाएगी? चलेगी। मनीष ब्रजेश सिंघवी जी, हमारी मनीष जी बोलेंगे। चलेगी, मनीष जी तो का हम बारी है। विकास में ही हो गया किसानों के मुद्दे आपका, पर ही हो गया चुनाव होने देंगे। दुबे जी, हम- हो गया। अब जी। मनीष जी बोलेंगे। मनीष जी, go ahead। एकदम अलग जुदा बातें हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, खास तौर से एयरपोर्ट, और जिसको डेवलपमेंट की आप बात कह रहे हैं, सबको समाहित करके जिसमें असमानता कम होगी। 2-3 आंकड़ों के साथ अपनी बात शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी शिशु मृत्यु दर, वो अफ्रीका से ख़राब है। यूपी में हमारे यहाँ जो कुपोषण है बच्चों में, स्टंटिंग और वेस्टिंग, यानी बच्चों में नाटापन और दुर्बलता, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। अभी आंकड़ा आया है, सब लोग देख सकते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने किया है। और हमारे यहाँ जो बच्चों में एनीमिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो विकास कैसा? बेरोजगारी चरम पर है। कोरोना के बाद कर्जा लोगों पर बहुत बढ़ा हुआ है। हर आदमी कम पैकेज पर काम कर रहा है। तो सवाल इस बात का, विकास कैसा? जो सिर्फ चमक दमक हो या वाकई लोगों तक पहुंच रहा हो, ऐसा विकास। अगर ऐसा विकास नहीं है तो मैं उसे विकास नहीं मानता, मैं एकदम खारिज करता हूं उसे। तो सवाल इस बात का है कि यूपी में जिस तरीके की ये असमान परिस्थितियां बनकर खड़ी हो गई हैं, जिसमें एक मेजॉरिटी जनसंख्या को खाने को नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, बच्चे कुपोषित हैं, माताएं मातृ मृत्यु दर इस वक्त अगल बगल के इलाकों में पाकिस्तान और श्रीलंका से फ्री ज़्यादा है। राशन और तेल वगैरह तो दे रहे हैं, बता रहे हैं। चना चबैना जिसकी बात अभी सुची जी कर रही थी, ऐसा है कि वो जो राशन बट रहा है 5-5 किलो या आधा लीटर तेल, 1 लीटर तेल बट रहा है, अगर ये बटना ही विकास है तो मैं इसको भी खारिज करता हूं। एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि मैं अपना राशन खुद खरीद सकूं, मुझे पंगु ना बनाया जाए, मुझे काम दिया जाए, मैं अपने घर का राशन, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और अपने बीमार होने पर अपने इलाज का खर्चा उठा सकूं। अच्छा, यूपी में इस बार जिन्ना चुनाव लड़ेंगे कि डेवलपमेंट की पिच पर होगा? देखिए, लगभग 3 महीने पहले जून के लास्ट में हम लोग बैठ के डिबेट यहीं पर कर रहे थे और मैंने कहा था चुनाव धीरे धीरे शने शने अंत में जाकर धार्मिक मुद्दों पर, उसी पर पोलराइजेशन पर चुनाव होगा। यही इसी चैनल पर बात हुई थी, क्योंकि और कोई मुद्दे अंत में बचेंगे नहीं, और वही पोलराइजेशन, वही ध्रुवीकरण और वही हिंदू मुसलमान। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि हम लोग मुद्दों पर जरूर बने रहेंगे। वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भूमि पूजन हुआ और ये बताया गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ी सौगात है। आप क्या मानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो ये एक मेगा अलायंस हुआ है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच, क्या जेवर एयरपोर्ट उसका मुकाबला कर पाएगा? ब्रजेश जी, अभी मनीष सिंघवी साहब कह रहे थे कि 2 बातें उन्होंने बताई, कुपोषण और नाटा। कुपोषण तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन नाटा और बौना कहाँ पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये कम दिखाई पड़ता है जी। क्योंकि अब ना सर्कस का वो जमाना रहा जब बौनों की डिमांड हुआ करती थी, और नाटा के बजाय उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, तंदुरुस्त राज्य बन रहा है। आपको याद होगा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो बीमारू राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आता था, लेकिन ये एक्सप्रेसवे, ये आपके एयरपोर्ट, ये दुनिया से आज उत्तर प्रदेश को जोड़कर एक विश्व स्तरीय शहरों की श्रेणी में अगर ला रहे हैं, इंटरनेशनल नाम दिया जा रहा है उन्हें, तो कुछ तो बात है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव की बयार चल रही है, बह रही है। पिछले 15-20 सालों में जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने डेवलपमेंट पर जो काम किए वो दिखता है। आज की सरकार कुछ एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स बनाकर वो भी इसका श्रेय ले सकती है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन चूंकि ये चुनाव का मौका है, आपने कहा कि भाई जिन्ना, ये कहते थे अली और बजरंग बली। एक बार बात आई पिछले चुनाव में कि भाई शमशान और कब्रिस्तान और बिजली किन जिलों को ज़्यादा दी जाती है। ये सब बातों के साथ साथ हम पिछले 2 साल से कोरोना में रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर
खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, इतना भारी भरकम राज्य, तो इसकी आप सराहना करेंगे। आप चाहे उसका श्रेय इसके नागरिकों को दें, चाहे सरकार को दें। तो ये बात साफ है कि अखिलेश यादव की सरकार में जब एक्सप्रेसवे बना था तो बीजेपी कहती थी कि बहुत महंगा बना है, घोटाला कर लिया, जितने में 1 किलोमीटर सड़क बनाया उतने में तो ये सोने की सड़क बन जाती। अब पता नहीं राकेश त्रिपाठी जी तारकोल वाली सड़क कितनी सस्ती बनाते हैं। ये तो इन्होंने अभी प्रति किलोमीटर हिसाब बताया नहीं, लेकिन बनाए इन्होंने भी बना के दिया एक, और 341 किलोमीटर का दे दिया। ये कहा जाता है कि अगर आप स्पीड को दुगना करेंगे तो इकोनॉमी तिगुनी हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। तो ये तो जो फार्मूला है ये उत्तर प्रदेश में तेजी से लागू हो रहा है, चल रहा है। आप स्पीड से पहुंचेंगे, कहीं समय की बचत होगी। लोग सुबह दिल्ली जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। पहले ये जहाज से संभव था, अब सड़क मार्ग से भी संभव है। तो ये बातें कोई मामूली तो है नहीं कि हम जिस प्रदेश में रह रहे हो, जहाँ पर ये बात आती है कि साहब यहाँ तो नाटा खोटा बौना पैदा होते हैं लोग, यहाँ खून की कमी है, कुपोषण है, अनाज नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। कहते हैं मूसाहार, मूसा चूहा मार के खाते उत्तर प्रदेश में, मूस खाते थे लोग। कभी आपने सोचा होगा जी भाई नॉन वेज मीट मुर्गा बकरी खाते सुना होगा आपने, मूस कोई खाते हुए सुना? अब उस उत्तर प्रदेश में तमाम सारे बदलाव आ रहे हैं। तो हम अगर एक्सप्रेसवे के रास्ते दुनिया से जुड़ रहे हैं और दुनिया की नज़रों में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। और यूपी को विकास की अभी भी बहुत ज़रूरत है। ये बीमारू राज्य स्वस्थ राज्य बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज मैंने देखा कि लखनऊ में जन अधिकार पार्टी नुनिया बिरादरी वालों की एक बड़ी रैली हुई जिसमें अखिलेश यादव गए थे। इनका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट है पूर्वी यूपी में इस बिरादरी का? देखिए, जब बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को और तमाम सारे ओबीसी लीडर्स को जोड़ा था तो वो सत्ता में आए थे। हर जाति जब राजनीतिक रूप से जागरूक हो गई है तो उसके जो पार्टियां, उसके संगठन को महत्व देना पड़ेगा। अखिलेश यादव और जयंत की एक रैली अब 7 तारीख को होने जा रही है मेरठ में। पश्चिमी में बीजेपी के सामने संकट ये था कि किसान आंदोलन से उनका माहौल बहुत खराब हो चला था, वो अपनी ज़मीन कैसे तलाशे। आज भूमि पूजन करके वहाँ पर ज़मीन स्थापित की गई। अब इसका वो कितना फ़ायदा पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ खो रहे थे, वहाँ आज इनके नेताओं ने हिम्मत करके इकट्ठा होके जाके सामना किया और अपनी बात रखी। पश्चिम में तो बहुत जगह अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, इस बात को तो आपको एहसास है। पूरब में जब बात आती है तो जो बीजेपी के पास पिछली बार गठबंधन था उसमें कमजोरी आ गई। उसमें वो ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए, रामचल राजभर, सुखदेव राजभर, सब ये लोग सपा में चले आए। सपा मजबूत हो गई, भाजपा का गठबंधन कमजोर हो गया। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये अलग सामने दिखेगा। लेकिन आज कल भी देखिए, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश क्या सीधी टक्कर की ओर जा रहा है। चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच होगा, या मायावती का जो करिश्मा है वो दलित और ब्राह्मण को जोड़कर वो चुनाव जीतेंगी, लड़ेंगी। अच्छा, कांग्रेस के साथ अभी कोई आने को तैयार नहीं है, तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। बात तो यही 2, 3, 4 दलों में होनी है। लेकिन जहाज उड़े, सड़क तेजी चले, विकास हो, कोई बुराई नहीं है। और एक्सप्रेसवे बना है तो टैक्स भी लेती है सरकार। जी वीरेंद्र जी, तो तमाम सारी चीजें हैं। ख्वाहिशें बहुत लंबी चौड़ी हैं। इस प्रदेश ने कोरोना झेला, ऑक्सीजन की कमी झेली, स्वास्थ्य सेवाओं का संकट झेला, नौकरी झेली है, गरीबी झेली है। अगर सरकार सुनहरे सपने लेकर आ रही है तो ठीक है। यहाँ तो लोगों को फ्री राशन में लोग खुश हैं, 500 रुपया महीना में भी खुश हैं। तो भाई जब हमारे यहाँ ये कहा जाता किसी ने कुछ दिया तो मुफ्त की चीज़ को, और भी दल कह रहे हैं बिजली देंगे, वो कह रहे हैं मोटरसाइकिल मोपेड देंगे, स्कूटी देंगे। तो
तो लेने वाले सब तैयार बैठे किसी की सरकार बन जाए, जी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। बहरहाल ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है। बेहतर यही है कि हम ज़रूरतों की किसी गली में मुड़ जाएं और कहते हैं कि कांच जो होता है अगर उस पर पारा चढ़ा दो तो वो आईना बन जाता है, और अगर किसी को आईना दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है। बड़ा अजीब है तुक कि सर्दी के मौसम में भी ओले पड़ने लगे हैं और किसी का पेट भरा तो वह बेवजह लड़ने लगे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पूरे मुद्दे को लेकर कू ऐप पर हमने कुछ सवाल पूछे थे जनता से। सवाल हमने ये पूछा था कि क्या एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत दिला पाएंगे। पहले पब्लिक ओपिनियन में अनिल कुमार का जवाब आया है हमें। उन्होंने लिखा है कि एक्सप्रेसवे से अगर वोट मिलता तो सपा और बसपा दोनों की सरकारें रिपीट होती, क्योंकि इन दोनों ने एक्सप्रेसवे बनवाए थे। हालांकि थोड़ा डिस्करेजिंग टाइप का रिप्लाई अनिल जी ने लिखा है। डेवलपमेंट की बात होती रहनी चाहिए, इसको वोट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सगीर अहमद लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यूपी की जनता राजनीति को अच्छे से समझती है। शैलेश चतुर्वेदी ने भी कुछ सवाल पूछा है, इसको हम आगे इस सवाल को मनीष सिंधवी के लिए मैंने सुरक्षित रखा है, उनसे पूछूंगा। मैं सीधे राकेश त्रिपाठी के पास चलता हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, आज प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करके रखा गया था? ये बयान देने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, छवि खराब कैसे होती है, जैसे मनीष जी भी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आंकड़े, उत्तर प्रदेश के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, उत्तर प्रदेश को तरह तरह से क्रिटिसाइज किया गया। और यह सच भी था कई बार कि उत्तर प्रदेश में माफिया तंत्र जिस प्रकार से हावी था, उत्तर प्रदेश में पैरेलल जेलों में सत्ताएं चलती थी, अलग अलग, मतलब शासन अलग हो, पुलिस प्रशासन अलग हो, लेकिन माफिया का तंत्र अलग चलता था। थाने में एफआईआर किसकी लिखी जाएगी, गिरफ्तारी किसकी की जाएगी, ये माफिया, लोकल माफिया तय किया करते थे। और अपराधियों को, आतंकियों को, इवन आतंकियों तक को छोड़ने की सिफारिश इसी उत्तर प्रदेश से की जा रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या इन आतंकवादियों को पद्मश्री की सिफारिश भी कर दीजिए। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, और जो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी थे उनको हेलीकॉप्टर में सरकारी बुला करके उनको मुख्यमंत्री आवास में नाश्ता कराया जाता था। इन घटनाओं ने एक जातिवादी इमेज उत्तर प्रदेश की कर दी थी, अपराधियों को संरक्षण देने वाले उत्तर प्रदेश की कर दी थी। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां बिजली 8 घंटे भी नहीं मिला करती थी। आप मुझे बताइए कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया है, क्षतिग्रस्त हुआ करती, किसान आंदोलन पहले से चल रहा है, आप इनसे निपटिएगा कैसे पश्चिम में? एक आज चौधरी अजीत सिंह जी का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट कर रहा है। एक पुराना वीडियो है जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी कह रहे हैं, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। समझ में नहीं आ रहा है कि जयंत चौधरी जी कैसे उनकी साइकिल पर सवार हो गए हैं, कैसे उनके साथ जाकर के बैठ गए हैं, क्या अपने पिताजी की उस बात से आज असहमत हो गए हैं? देखिए, ये बेमेल तरह के गठबंधन, कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कोशिश कर रहे हैं अपना कुनबा टूट गया, पिताजी को समाजवादी पार्टी को कभी गैंग कहते हैं, लाल टोपी गैंग, कभी गुंडा पार्टी कहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो चौधरी अजीत सिंह जी का बयान बताया है। देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो चौधरी अजीत सिंह जी का नाम याद दिला रहा हूं। अभी अनिल दुबे जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए कि चौधरी अजीत सिंह जी ने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। नहीं कहा तो अभी आपके इस कैमरे पर तुरंत मैं भी चला करके वीडियो दिखा दूंगा। देखिए, सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी, जिसमें अखिलेश यादव जी के पास जब से कमान आई है, लगातार समाजवादी पार्टी का पतन हुआ। पहले इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर बसपा से गठबंधन किया, अब ना कांग्रेस इनसे गठबंधन करने को तैयार, ना बसपा गठबंधन करने को तैयार। तो तमाम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। और जिन्ना तक को याद कर रहे हैं कि किसी तरह से ध्रुवीकरण करके, मजहबी आधार पर जाति समीकरण बना करके 2017 में किया था, 4-5 पार्टियों के साथ मिलकर किया था। और आज भी आप भी अलायंस में हैं, एनडीए का गठबंधन है जिसमें अपना दल, संजय निषाद वगैरह सब लोग हैं। देखिए ब्रजेश जी, गठबंधन मैं मानता हूं, गठबंधन जब आप करिए तो गठबंधन को लंबे समय तक लेकर के निभाइए भी। हाँ, वो मैंने देखा ओम प्रकाश राजभर के साथ काफी लंबा निभाया। चुनाव बाद खत्म, बस ओम प्रकाश राजभर खुद छोड़ करके गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन छोड़ करके गए, हमने उनको अंतिम समय तक रोका और मैं भी बात करते रहे हम, लेकिन उनकी सत्ता से अपेक्षाएं कुछ और थी। आपके साथ टीवी डिबेट में एक्सपोज हो चुके हैं, वो मान चुके हैं कि किस तरह से उनकी सत्ता से अपेक्षा क्या थी। आज उनके प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, होते तो उनके सामने मैं राजकुमार भाटी को आमंत्रित करता हूं। भाई भाटी जी, हम जनता की सेवा करने के लिए आए। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के मिलने के बाद राकेश त्रिपाठी की भाषा कुछ आक्रामक हो गई है।
वो बार बार ये लेवल करने की, आप पर लेवल चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग गुंडा पार्टी हैं। नहीं, केवल राकेश त्रिपाठी जी की नहीं, इनकी पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री, देखिए जेवर एयरपोर्ट का वो शिलान्यास करने आए थे और वहां पर निशाना अखिलेश यादव पर साध रहे थे। इनकी पूरी पार्टी अखिलेश यादव से इतनी परेशान है, इन्हें सोते हुए भी अखिलेश यादव याद आते हैं, जगते हुए भी अखिलेश यादव आते हैं, इन्हें सपने में भी अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, तो बौखलाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं अखिलेश यादव। और भाषा के स्तर की जहां तक बात है तो राकेश त्रिपाठी जी की कोई गलती नहीं है, इनके मुख्यमंत्री सदन के अंदर कह चुके हैं लाल टोपी वाले गुंडों को मैं ठीक कर दूंगा। तो ये तो इनका स्तर है, खैर इसी स्तर पे राजनीति करेंगे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो अभी आप पूछ रहे थे उसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, गन्ना के बारे में जी। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कोई ये पूछे कि एयरपोर्ट से गन्ने की मिठास कैसे बढ़ जाएगी, गन्ने का क्या कनेक्शन है एयरपोर्ट से, और शायद उन्हें ये भी नहीं पता होगा क्योंकि जमीन से जुड़े व्यक्ति तो है नहीं कि इस एरिया में गन्ना, ये गन्ना का एरिया नहीं है, गन्ना बेल्ट नहीं है, ये गन्ना बेल्ट गाजियाबाद के बाद शुरू होती है, गाजियाबाद से सहारनपुर तक, हरिद्वार तक वो गन्ना बेल्ट है। तो जहां आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पार्टी माननीय मोदी जी को देश के अरबपतियों की बड़ी चिंता है, अरबपतियों को कोई असुविधा ना हो, अमीरों को कोई असुविधा ना हो, उनके लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। बेशक गरीबों के 3000 परिवार उजाड़ने पड़े इन्हें। ये जब कोरोना में, अभी जो सिंघवी जी कह रहे थे, मैं सिंघवी जी की बात से सहमत हूं कि हमारा जो भुखमरी बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, भुखमरी में बहुत बढ़ गया है, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, दवाई नहीं है, गरीबों को सुविधा नहीं है, गरीबों की जेब खाली हो गई, बेरोजगार हो गए। लेकिन अडानी की प्रॉपर्टी इसी बीच में, वो एशिया के सबसे अमीर 7 दिसंबर को ये अनिल दुबे बता रहे हैं कोई रैली आप लोग कर रहे हैं मेरठ में, तो जेवर का मुकाबला कर पाइएगा? देखिए, अभी पीछे जयंत जी ने अलग रैलियां की, अखिलेश जी ने अलग रैलियां की। आपने देखा होगा कि हर रैली में भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी की और योगी जी की रैलियों में सरकारी प्रशासन लगाया जाता है, सरकारी बसें लगाई जाती हैं, तब भी इनकी आधी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। और आज मोदी जी जब भाषण देने के लिए खड़े हुए, जनता उठ के चल दी, क्योंकि वो पकड़ के लाए गए थे, वो अपने आप नहीं आए थे, उन्हें उनके भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और माननीय मोदी जी के भाषण में लोगों को इंटरेस्ट रहा भी नहीं है। वो शब्दों पर इतना जोर देते हैं, जो गांव में आते हैं ना फेरी लगाने वाले, फेरी लगा आवाज लगा के बेचते हैं, वो कई बार खराब माल को भी इतनी तगड़ी आवाज लगाते हैं कि वो बेच जाते हैं। तो मोदी जी के भाषण में अब केवल शब्दों पे जोर रह गया है, वो शब्दों पे बहुत ताकत लगाते हैं। आत्मा की ताकत, जो उसके अंदर एक भाषा के अंदर जो आत्मा होती है, जो एक सत्ता, नैतिकता की जो बल होता है, नैतिकता का, वो उनके भाषणों में बचा नहीं। ओके, सुचित विश्वास जी, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया के निवेशक कहते हैं यूपी यानी उत्तम सुविधा वाला प्रदेश। आपको कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। अभी मैं इसका एक सेकंड रुकिएगा बाटी जी, अब सुची जी की बारी है। दुनिया के निवेशक क्या कहते हैं? हम तो खुद उत्तर प्रदेश से हैं। सीएचसीज में दवाइयाँ नहीं, पीएचसीज में इलाज नहीं, एम्बुलेंस नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं, सड़कें गड्ढा मुक्त करने का वायदा किया था, 80% गड्ढा युक्त हैं। मुख्यमंत्री जी कालिदास में रहते हैं, ना मालूम हो तो मवैया तक का एक चक्कर लगा लें। और रोजगार की स्थिति मैंने आपको बता दी, एनसीआरबी के डेटा आपको ऑलरेडी पता है, किडनैपिंग, एब्डक्शन, डाउरी, एसिड अटैक्स। ताज़ा तरीन घटना मथुरा के कोसी कला की ले लीजिए, दरोगा का परीक्षा देने जा रही जो लड़की थी, जो गैंगरेप की घटना है। तो ये तो, और अपराध और अपराधी की बात करते हैं, तो जितने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ले वो अपराधी नहीं है, वो तुरंत संत में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके जो लिखा पढ़ी में विधायक हैं, 60% से ज्यादा पर आपराधिक मुकदमे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष होने के लिए आधा दर्जन मुकदमा की योग्यता है। ऐसे लोग जब अपराध और अपराधी और गुंडे और मवाली बात करते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि के बारे में पहले काम नहीं किया गया, तो छवि पे इसलिए काम नहीं किया गया कि ये लोग नया प्रोजेक्ट लाए ना, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए करो, टैक्स पेयर्स का 10 रुपए का काम करो, 10 लाख रुपए का ऐड करो। डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा इस सरकार की और उपयोगिता ही क्या है? यही प्रधानमंत्री जी केंद्र में करते हैं, वही उन्होंने हाथ रख के संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में करो, स्मार्ट सिटी का ऐड करो भले ही ना हो, 2 करोड़ रोजगार का ऐड करो भले ही ना लाएं। और अभी कहा कि फेरी वाले जो आवाज लगाते हैं, भाई वो भी कम से कम अपना सामान बेचते हैं, कम से कम वो सामान, ये तो नकली सपने और झूठे वादे बेचते हैं। और आत्मा में बल कहाँ होगा जब जिस दल से है उसमें नैतिकता नहीं है, तो आत्मा में बल का तो कोई धर्मवीर चौधरी जी मुझे जुड़ चुके हैं। भाई चौधरी जी, आप किसको गुंडा अभी कह रहे थे? गो अहेड।
मैं बड़ा तगड़ा हंस रहे हो आजकल। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अरे पूरा लीजिए, 20 सेकंड लीजिए। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अरे 2 से गुणा करके 10 20 सेकंड दिया। दीजिएगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी ने जो गन्ना और जिन्ना की बात की है, और ये जो राकेश त्रिपाठी बैठे हैं और ये जो भाटी जी बैठे हैं, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। 1931 में सर छोटू राम जी के नेतृत्व में जमींदारा पार्टी यूनिस्ट मिशन ने जब चुनाव लड़ा संयुक्त पंजाब का, तब मुस्लिम लीग ने भी चुनाव लड़ा। लाहौर में एक ब्रजेश जी मीटिंग चल रही थी सर छोटू राम जी की और 2.5 किलोमीटर पर जिन्ना की। तो सर छोटू राम ने जब संबोधित किया रैली को, तो 2.5 लाख आदमी थे उसमें। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे सुनने आए हैं, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जाट समाज के लोग, कृषक समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, मैं आपसे धान की बात करूंगा, बेटी की बात करूंगा, आपसे मैं कपास की बात करूंगा। वो जिन्ना की मीटिंग चल रही है, इसमें 250 आदमी है। वो आपसे करेगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, मजहब की बात करेगा, लड़ाई की बात करेगा, और जो है फसाद की बात करेगा। तो ये जो योगी जी आज गन्ने की बात कर रहे हैं, और जो जिन्ना जिनको भगवान नजर आ रहे हैं, इस देश में जिन्ना कल भी खलनायक था, आज भी खलनायक है और कल भी खलनायक रहेगा। लेकिन जिन्ना को जिनमें खुदा नजर आ रहे हैं, ये किसान, मजदूर, ये सर्व समाज के लोग, ऐसे लोगों को वोट की ताकत से करारा जवाब 2022 में देंगे। और इस प्रदेश आप कैसे जवाब दे पाइएगा? आप जब इस वक्त अभी मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं चौधरी जी, आपकी पार्टी का नेता विधानमंडल दल शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पार्टी छोड़कर चले गए, इस्तीफा दे दिया। अरे ये कूड़ा कबाड़ों को जाने दीजिए। अरे नेता विधानमंडल दल बनाया, आप कूड़ा कबाड़ा बता रहे हो। नेता, मैं कह रहा हूं ये बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। मान्यवर काशीराम कहते थे कि ये 4 जाएंगे तो अगले चौराहे पे 400 मिल जाएंगे। हमारी जनता से गठजोड़ है। नेता विधानमंडल दल मतलब विधानसभा में आपकी पार्टी का चीफ, वो इस्तीफा देकर आज चला गया। शॉकिंग। और आप भाटी जी को गाली गलौज कर रहे हो। ब्रजेश जी, इससे हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे। 2022 में स्पष्ट बहुमत की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनेगी। फिर मैं बता रहा हूं आपको, ये सांप्रदायिक शक्तियां, ये ध्रुवीकरण करने वाले लोग, पर ये राजकुमार भाटी क्यों कह रहे हैं कि आप बीजेपी से नहीं, ये सब परास्त होंगे। आप बीजेपी के साथ खड़े, ये राजकुमार भाटी ऐसे आरोप क्यों लगा के निकल जा रहे हैं और आप इनको निकलने क्यों दे रहे हैं? बीजेपी हमारी नंबर 1 की दुश्मन है, और ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। वो जिन्ना की बात करेंगे, ये कैराना की बात करेंगे, वो मजहब की बात करेंगे, ये धर्म की बात करेंगे, ये लड़ाई की बात करेंगे। ये कैराना में दंगा कराते हैं भाटी जी, और बीजेपी के लोग भाटी जी ये दंगा, ऐसी बात आप नहीं कह सकते, पर्सनल एलिगेशन ना लगाएं। दंगा कराते हैं भाई। ये 400 दंगे हुए इनकी सरकार में, 400। ओके अनिल दुबे, थैंक यू। 400 दंगे हुए। नहीं अच्छा, आप गुस्सा ना करें। रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। ओके अनिल दुबे, जेवर की रैली का मुकाबला आप लोग कैसे करिएगा? या भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेल रही है, गन्ना की पिच पर, जिन्ना की पिच पर, और अब देखिए डेवलपमेंट की पिच पर भी लड़ रहे हैं, तो आप इनसे मुकाबला कैसे करिएगा? नहीं, कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं? अब एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर दिया ना, नहीं केवल तसल्ली हुई। 7 साल में केवल भूमि पूजन पे आ पाए, केवल भूमि पूजन करेंगे। 11 महीने किसान आंदोलन चलता रहा, तब जाकर के कानून वापसी की घोषणा कर पाए। किसानों की आमदनी 2 गुना करने की बात की थी, क्या किसानों की आमदनी 2 गुना हो गई? के गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल गया क्या? तो ये गन्ना किसानों को बकाया मिल गया क्या? ये मुद्दे क्या किसानों के बीच नहीं जाएंगे? आप बीजा करा करके जिन्ना को ले आओ तो क्या जिन्ना से काम चलेगा? अब इस बार उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश का किसान अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। इनको जवाब देना पड़ेगा कि हमारी आमदनी 2 गुना हुई कि नहीं। गन्ना का सब भुगतान हो गया, आप बताओ। नहीं, गन्ने किसानों का आज भी बाकी है। पार्टी है, गन्ना किसानों का आज भी बाकी है। किसानों बिजली के बिल के लोग बढ़े हुए हैं, चौधरी को भी डुबा देंगे। और लागत का 1.5 गुना मूल्य आपने देने की बात की थी, आपने लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को कहाँ दे दिया? अरे ये देखो, जाटों का ठेका लिए धर्मवीर चौधरी बैठे हैं। जाट रेजिमेंट, धर्मवीर चौधरी के पास जाटों का ठेका है। और उनके पास तो बहुत कुछ ठेका है। बताओ ना किसका ठेका है?
उनके बोलो पास खुल के। और मैं आपको खुल के बता रहा बोलो। हूं ब्रजेश जी, बताओ मुझे दुबे जी, ये जाटों के आरक्षण के भी नहीं, आप विरोधी हैं दुबे जी को समाजवादी हड़काओ पार्टी के मत। लोग। नहीं, इन्होंने दुबे जी जवाब दो आप। सुप्रीम कोर्ट में पीआई आपको दबाने की कोशिश कर रही वो है। चौधरी अजीत सिंह जी जेवर का उनको था कि वहां का एयरपोर्ट बन जाए। चौधरी अजीत सिंह का सपना था। चौधरी अजीत सिंह ने सारी चीजों को करने का काम किया तो था ये अपने धर्मवीर समय में। चौधरी और जाट आज नेता बन रहे हैं। चौधरी चौधरी जयंत सिंह साहब जी ने उन तो ये कामों भी को कहा पूरा था कर रहे हैं। चौधरी कि जयंत जिस सिंह जी गाड़ी उन पर कामों को झंडा, पूरा उसमें कर रहे बैठा हैं। गुंडा। और पश्चिमी ये उत्तर जो प्रदेश में चौधरी जिस साहब तरह के की तो रैलियां हुई हैं, बच्चों जिस का तरह कुछ की भीड़ सम्मान जुट कर रही लो। है, वहां का किसान, वहां या का नौजवान पगड़ी चौधरी जयंत पगड़ी सिंह जो के है साथ है इन्हें और वो भैंस बदलाव चराने चाहता वालों है। के उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए बीच में काम रख दोगे करिए। ले जाकर के उत्तर पैरों प्रदेश में। में उत्तर प्रदेश के विकास अच्छा के लिए अच्छा काम दुबे जी करिए। एक बात बताओ, एक सेकंड शांत हो जाओ, दोनों लोग शांत हो। दुबे जी एक बात बताओ, ये धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं जाट का नेता मैं हूं और जाट हमारे साथ हैं, तो जाट किसके साथ है? दुबे जी आप बताओ। हम तो किसान, हमारे साथ किसान है, हमारे साथ नौजवान है, हम तो हम सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। तो ये धर्मवीर चौधरी बीच में कहां से आ गए? ये जो लाखों की भीड़ उमड़ रही है, ये क्या किसी एक कास्ट की है? ये किसान है और ये किसानों की ताकत के बल पर, किसानों की ताकत है जिसकी वजह से मोदी जी तभी आप जो है 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाते पीछे थे। हटना पड़ा। इसी सोच ने आपकी जो है 4 राज्यों से आपको एक विधानसभा में नहीं छोड़ा। ओके ऑल राइट, मनीष सिंधवी जी को लाया जाए स्क्रीन आप पर। ना किसानों का हित कर मनीष सकते जी, हैं, मैंने एक ना सवाल जाटों आपके का हित लिए- कर सकते हैं। आपसे तो कुछ नहीं होता। आप किसानों जो की बात को परंपरागत बेकारी कर दुश्मन रहे हो। पार्टी है आपसे जाटों की किसानों का समाजवादी क्या पार्टी मतलब? के हैं, आपको आपको पता है। आपको उसके बाद जाकर आप के पहले ये चले तय गए। करो कि ये आप आपके उत्तर जीवन प्रदेश का में सबसे लड़ना बड़ा किससे दुर्भाग्य चाहते है। हो? उनका आप नेता उत्तर विधानमंडल प्रदेश वाला में छोड़ लड़ना के किससे चला गया चाहते हो? आपको और तो कह ये रहे तय कूड़ा करने की कबाड़ा जरूरत था। है। ओके मनीष सिंधवी जी, एक सवाल आया है कू ऐप पर आपसे और मैं चाहता हूं इसका जवाब आप दो जी। कि शैलेश चतुर्वेदी इन्होंने एक सवाल किया है कि हम लोगों का प्रदेश विकास नहीं जाति पर वोट करता है। इनका ये सवाल मुझे पसंद बहुत आया, इसलिए मैंने आपके लिए ये सवाल बचा के रखा था। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इलेक्शन जब भी अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये काफ़ी चुनाव आप भी देख चुके और हम लोग भी देख चुके, तो अंत में जाति आधारित और धर्म आधारित हो जाते हैं और उसी ध्रुवीकरण पर वोट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक, उसका कारण समझिए। जो विकास के मुद्दे हैं वो कभी हम लोगों को, ये कमी हमारी है, मतलब एक वोटर के तौर पर हम लोगों को अपील नहीं करते और हम उन पर वोट नहीं देते। हम भूखे रहते हैं और 5 किलो राशन पर अपना वोट बदल देते हैं, 100 रुपये पर अपना वोट बदल देते हैं। ये हमारी कमी है, हम लोगों की कमी है। और मैं यहाँ जाने से पहले कुछ बातों को क्लियर कर दूंगा। ये प्रदेश हम सबका है, हमारा आपका, और अगर सच बोलना भ्रमित करना है तो मान लीजिए कि मैं भ्रमित कर रहा हूं, लेकिन जो आंकड़े मैं आपके बीच यहां रखता हूं तो बड़े जिम्मेदारी के साथ नहीं, रखता आप हूं। रखिए, बिल्कुल आपका स्वागत है। बहुत रखिए। जिम्मेदारी के साथ रखता हूं, और इन सारी बातों के बीच में जो कोशिश आप करते हैं और जो कोशिश मैं करता हूं कि कहीं मूल मुद्दों से हम भटक ना जाएं। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर स्टंटिंग और वेस्टेड ग्रोथ और कुपोषित बच्चे हैं, तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो भी कल हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आई है, उसमें ये लिखा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, तो मैं नहीं कहता हूं, आरबीआई का डेटा कहता है। अगर यह कहा जाता है कि 1980 में यूपी 4 गरीब राज्यों में चौथे नंबर पर था, गरीब राज्यों में, और 2020 में दूसरे नंबर पर हो गया, तो ये भी मैं नहीं कहता, सरकारी पर क्या ये डेवलपमेंट नहीं है कि 5-5 एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं? देखिए, मैंने कहा नहीं, डेवलपमेंट हमेशा सम होना चाहिए। हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करते हैं। एयरपोर्ट जिन लोगों को कैटर करता है, खाली उन्हें हमें डेवलप नहीं करना है, हमें के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना है जो एक मेजॉरिटी जनता गरीब है। पहले ही बेच चुके हैं, ये लखनऊ का, जयपुर का। अरे हो गया, ये अडानी के लिए तैयार हो रहा है एयरपोर्ट। ओके, मैंने कहा नहीं, आप ये राकेश त्रिपाठी को डराने की कोशिश मत करिए। बोलिए भाई मनीष जी। ये एयरपोर्ट जिस पॉपुलेशन को कैटर करता है, तो हमें उसके बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, एक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, हमें उसके बारे में भी सोचना है। जिनके आंकड़े हमारे सामने डराने वाले हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है कि सब सहारन अफ्रीका से जरा खराब स्थिति हमारी है, हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। करेक्ट। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश में मेरे साथ ये राजनीतिक परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।